सो गाइस वेलकम टू माय बैक चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो का पूर्ण लाभ उठा सकें। तो चलिए मैं आज क्लास 9th लेसन 1 कोशिका आधारभूत संरचनात्मक इकाई का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ चुका हूं। अगर आप इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखें तो आप मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न देखता हूँ। तो दिया है निम्नलिखित में किन्हीं दो के मुख्य कार्य लिखे। तो यहाँ पर कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन दिए गए थे जो कि मैं सारे को लिख दिया हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ। राइबोसोम राइबोसोम के एक कार्य लिखे थे। राइबोसोम इसमें प्रोटीन संश्लेषण कार्य होता है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संग्रहण करता है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम। और ख दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का संचय करता है, मैं बताया था। एटीपी ऊर्जा को संग्रहित करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है हरित लवक। तीसरा क्या है? तीसरा अपना है हरित लवक। हरित लवक यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। यदि हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में ना के बराबर होगी, जो कि सनलाइट और CO2 H2O और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में की सहायता से होती है। चौथा दिया है गुणसूत्र। गुणसूत्र की परिभाषा देते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना पहुंचाता है। गुणसूत्र का कार्य क्या है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि अगर आपके दादा को गठिया है तो आपके पापा को और फिर आपके पापा से आपको, इसको हम लोग कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि जनरेशन बाय जनरेशन। और चौथा दिया है हम लोग का रिक्तिका या राजधानी। रिक्तिका का मुख्य कार्य जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करता है, मतलब कि यह वाटर को संग्रहित करता है। संग्रहित मतलब कि स्टोर करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को संग्रहित करता है तो ये राजधानी या रिक्तिका ये वाटर को संग्रहित करता है। और हम लोग का च नंबर दिया है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का कार्य बताते हैं। पादप कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है कौन? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ। कोशिका भित्ति जो है उसका बाहरी आवरण जो है सेलुलोज एवं पारगम में, जो कि एक जटिल पदार्थ होता है जो जंतु में ना के बराबर पाई जाती है। तो चलिए हम लोग कोशिका भित्ति हो गया। कोशिका झिल्ली देखते हैं। कोशिका झिल्ली यह जंतु कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करती है। यह किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। ये किसका बना होता है? लिपिड और किसका? प्रोटीन का बना होता है। और हम लोग का सबसे लास्ट दिया है लाइसोसोम। कोशिका के अनुपयोगी और टूटे फूटे भाग को पचाता है। लाइसोसोम का एक कार्य है कोशिका में अनुपयोगी और टूटे फूटे भागों को पचाकर साफ करने का कार्य करता है। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं? तो इसका आंसर देते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक और झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आई होप कि समझ में आएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते। 3 नंबर प्रश्न दिया हम लोग का पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ ऐसा कॉलम
एंड रो 2 बना लेंगे और इधर लिखेंगे पादप और इधर जंतु। इधर पादप के बारे में, इधर जंतु के बारे में लिखे। तो पादप में पहला लिखेंगे हम लोग, पादप में पहला लिखेंगे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति और जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। ये सही बात है। दूसरा, इसमें लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। लवक सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों में पाया जाता है। तीसरा रिक्तिका इसमें बड़ी होती है, मतलब पानी स्टोर करने वाली जो थैलीनुमा संरचना होती है वो इसमें बड़ी होती है, जो कि इसमें नहीं होती है या छोटी है या नहीं होती है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है। इसमें गोल्जी उपकरण डिक्टियोसोम के रूप में रहता है। इसमें गोल्जी उपकरण पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। याद रख लीजिएगा, पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका निम्न प्रभाव पड़ेगा। पदार्थ का संचय नहीं हो पाएगा, लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाएगा, कोशिका से अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं हो पाएगा। पदार्थ का संचय मतलब कि शरीर के एक भाग से, जहाँ पत्तियों में भोजन बनता है वहाँ से शरीर के संचित मतलब कि दूसरे उपयोगी अंगों तक भोजन का परिवहन नहीं हो पाएगा। और लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम जो पादप कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है वो भी नहीं बन पाएगा, जिसके कारण कोशिकाएं कमज़ोर हो जाएंगी और धीरे धीरे मरना चालू हो जाएंगी। तीसरा है, कोशिका से अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। हाँ, यदि गोल्जी उपकरण हो तो कोशिका से अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि गोंद, रेजिन आदि जो उससे निकलते हैं, पेड़ पौधों से निकलते हैं, जो खुद से प्राकृतिक द्वारा, उससे वो भी नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा स्लाइड का हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं। तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही तैयार भोजन एटीपी के रूप में जमा होता है, काम पड़ने पर सभी अंगों को दिया जाता है। छठवां दिया है हम लोग का, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, एक कोशिकीय जंतुओं में बाहरी वातावरण से भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण करती है, जिसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। चलिए एंडोसाइटोसिस समझते हैं। एंडोसाइटोसिस उसे कहते हैं, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, जिसे हम अपनी नन्ही आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जो वो अपना उनको ग्रहण करने के लिए उनका मुख नहीं होता है कि जो भोजन को ग्रहण करे, वो लोग बाहरी वातावरण से, मतलब कि अपने खुले बाहरी वातावरण से भोजन को घेर कर अपने पादाप से, अमीबा अपने पादाप से, और जो पैरामीशियम होता है वो अपने सिलिया से भोजन को ग्रहण कर करके पचा करके उससे उपयोगी पदार्थ को ग्रहण कर जीवित रहता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके कार्य क्या हैं। तो इसका आंसर होता है, लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक या हरित लवक। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट। याद रख लीजिए, आपके क्वेश्चन में पूछेगा अवर्णी लवक को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक तो जानते ही हैं, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र क्या कार्य है। तो इसका उत्तर होगा, केंद्रक छिद्र के द्वारा ही केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, केंद्रक छिद्र में पाए जाने वाले छिद्र का क्या महत्व है। मान लीजिए कि एक कोशिका है, ये उसकी
केंद्रक झिल्ली है और ये उसकी केंद्रिका है। तो क्या बोल रहा था क्वेश्चन, केंद्रिका झिल्ली मतलब कि इस वाले को, ये जो नीला वाला है, नीले वाले की कोशिका झिल्ली क्या बोल रहा है, केंद्रक झिल्ली के आर पर आने जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है। तो इसका आंसर है कि ये जो इसमें छिद्र होते हैं नीले वाले में, ये भोजन को आने जाने में सहायक होता है, जो कि केंद्रक द्रव्य से केंद्रिका के अंदर प्रवेश कराने के और उससे उसको भोजन की पुष्टि कराने में सहायक होता है। तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, जीन को अनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं। जीन वो जीन नहीं, भूत पिशाच जीन नहीं, जीन जीन एक डीएनए का खंड है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। मैं शुरू में बताया था कि जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। इसका आंसर है क्योंकि जीन पैतृक गुणों के वाहन होते हैं, इसलिए इन्हें अनुवांशिक इकाई कहते हैं। आयु को समझ में आएगा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है। तो इसमें मुख्यतः दो अंतर ही होते हैं। पहला, यह प्रक्रिया ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में हो सकती है, जबकि प्रासरण यह केवल द्रव्य में होती है। और दूसरा दिया है कि इसमें कोशिका झिल्ली होना आवश्यक नहीं है, जबकि प्रासरण में दिया है कि कोशिका झिल्ली होना आवश्यक है। तो चलिए 11th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर होगा कि कोशिका में उपस्थित अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। तो थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे ना भाई, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए 12th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड्स में क्या अंतर है। तो इसका मुख्यतः 3 अंतर देंगे हम लोग। तो एक हम लोग पहले इसका रो एंड कॉलम बनाएंगे। रो एंड कॉलम जो कि ऐसे अपने स्केल से कॉपी में या फिर जहाँ भी नोट्स में लिख रहे हैं ऐसे बनाकर, तो पहला नोट आउट पॉइंट डालेंगे हम लोग अपना कि क्रोमोसोम में महीन लंबा तथा कुंडली धागे के रूप में दिखाई पड़ता है। क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है, महीन। महीन मतलब कि बहुत पतला और लंबा, और कुंडलित मतलब होता है ऐसे 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 ऐसे, जो कि कुंडलित मतलब जैसे जलेबी देखे हैं ना, वैसे वैसे। एंड ये बोल रहा है क्रोमैटिड्स में बोल रहा है कि दो समानांतर कुंडली धागे के समान दिखाई पड़ती है। दो समानांतर कुंडली मतलब कि ऐसे ऐसे, मतलब एक दूसरे के समांतर, कहीं भी जाए एक दूसरे के समांतर रहे। एंड दूसरा दिया है कि क्रोमोसोम बेलनाकार होता है। क्रोमोसोम किस आकार का होता है, बेलनाकार। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। और दूसरा दिया है क्रोमैटिड्स बेलनाकार नहीं होते हैं। तीसरा दिया है क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, एलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिड्स, जबकि क्रोमैटिड्स के कोई भाग नहीं होते हैं। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या है। इसका मुख्य लक्षण हम 5 देंगे। तो इसका पहले लिखिएगा, इसका निम्न मुख्य लक्षण है। पहला, इसका आकार सामान्यतः बड़ा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रोकैरियोटिक कोशिका के सामान्यतः बड़ा होता है। और दूसरा नंबर पॉइंट है, ये केंद्रक द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये केंद्रक द्वारा घिरा हुआ रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कोशिका झिल्ली होती ही नहीं है, तो वो केंद्रक से कहाँ घिरेगा। एंड ग नंबर दिया है इसमें कि इसमें एक से ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में एक से ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और घ नंबर में दिया है कि इसमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। तभी ना वो उसमें कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकांग होते हैं। और अंग नंबर दिया है कि इसमें केंद्रिका पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली पाया नहीं जाता, तो केंद्रिका कहाँ से पाया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा, झिल्ली जीवों
एक आवश्यक हिस्सा होता है। झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसके चलते सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चिकनी अंतःपद्रव्यी जालिका तथा खुरदरी अंतःपद्रव्यी जालिका में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा खुरदरी अंतःपद्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। दूसरा है, जबकि चिकनी अंतःपद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इस प्रकार इस पर वसा होते हैं। तो चलिए इसको समझाते हैं। अंतःपद्रव्यी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2। पहले खुरदरी को निपटा लेते हैं। तो खुरदरी किसके कारण लाल खुरदरी होती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं जो इसको खुरदरा बना देते हैं। और एक होती है चिकनी अंतःपद्रव्यी का चिकनी क्योंकि उस पर वसा मतलब कि फैट होता है जो कि उसको चिकना बना देता है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में बायोलॉजी के ही।